जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी स्कूल बंद हैं, स्कूल बसेस फिर दोबारा से शुरू होंगी, तो उन बसेस को कैसे आम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा सकेगा। हालांकि ये नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है, कोर्ट ने भी कहा है कि आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्राउड दो गुना हो जाएगा, बच्चे घरों से स्कूल को आएंगे जाएंगे। तो क्या लगता है कुछ और इसको फूल प्रूफ करने के लिए कुछ और प्लानिंग, कुछ और तैयारियाँ हैं? देखिए 15 तक तो स्कूल बंद हैं और जो मेरी जानकारी के मुताबिक या जो मैंने जो बयान अखबारों में पढ़े हैं और सुने और मेरे को जो अफसरों ने बताया है, तकरीबन 3000 बसें जो है दिल्ली गवर्नमेंट के पास में रिपोर्ट की है। और आज कोई ऐसी मुझे कहीं से भी रिपोर्ट नहीं आई कि कहीं मारामारी हुई हो बसों के लिए। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, तो वो जब तकलीफ़ आएगी आई एम श्योर उसके लिए दिल्ली सरकार कोई ना कोई हल निकालेगी। पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई समस्या आएगी 15 दिन, क्योंकि स्कूल बंद हैं। लेकिन देखिए टू व्हीलर्स बहुत तादाद में है दिल्ली में, क्या लगता है, क्योंकि कारों से कहीं ज़्यादा टू व्हीलर से पॉल्यूशन फैल रहा है, क्या लगता है कि आगे कुछ ऐसी प्लानिंग होगी कि टू व्हीलर्स पर अंकुश लगाया जाएगा या उनके साथ भी ऑड इवन नंबर का फॉर्मूला अपनाया जाएगा? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं तो एज़ पर द नोटिफिकेशन जा रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा पहले भी है और मैं अब भी कहता हूँ कि मेरी अगर पर्सनल चॉइस के मुताबिक तो एक भी एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए थी, पर यह कि एनीवे वो सरकार का निर्णय है, तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना। जी, अभी तकरीबन 2 महीने रह गए हैं आप पर बसी साहब, और अब तक का पूरे टेन्योर में मैं यूँ कहूँ कि कोई एक ऐसी चुनौती जिसको आप कहें, हालांकि आपने जैसे कहा कि आपका डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि वहाँ चुनौतियों का स्वागत किया जाता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात जो इस पूरे टेन्योर के दौरान जो आपको लगे कि ये वाकई मेरे लिए थोड़ा सा टफ था या मेरे लिए चैलेंजिंग था और मैंने उसको ओवरकम किया? देखिए, पुलिसिंग के अंदर में जो भी चैलेंजेस हैं, दीज आर अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्व द पीपल। चाहे वो ट्रैफिक की फील्ड में चैलेंजेस हैं, दे आर अपॉर्चुनिटी टू मेक पीपल्स लाइफ कंफर्टेबल बाय इंश्योरिंग मोबिलिटी विद सेफ्टी। एंड देन जहाँ तक सवाल है जो क्राइम है, क्राइम को प्रिवेंट करना और उसको डिटेक्ट करना भी एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में जो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती हैं, जो बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, समस्या तो है उनमें, पर यह कि उस समस्या को हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है कि ताकि जो प्रोसेशन को इस प्रकार से मैनेज किया जाए ताकि जनता को तकलीफ़ ना हो। इसी प्रकार से जो मतलब कुछ भी है, मतलब इस एवरी एज दे से एवरी डे इज़ ए न्यू डे। एवरी डे इज ए न्यू डे। हाँ, तो उसको एंजॉय करते हुए काम करने में मज़ा है, वरना तो आप जो है दुखी रहेंगे। मेरा समहाउ यही रहा है कि यू ऑलवेज ट्राई टू सीक फन इन योर वर्क। ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज यू आर एंजॉइंग योर वर्क। द थिंग इज़ कि अब जैसे 2 महीने रह गए, आपने कहा महिलाओं की सुरक्षा का पूरा जिम्मा आपके कंधों पे रहा, लेकिन लगातार जिस तरीके से ख़ास तौर से मैं बात करूं कि निर्भया कांड के बाद एक जागरूकता आई महिला समाज में, कानून तक पास हो गया, 16 साल की उम्र हो गई, उस नाबालिग को हटा दी गई है, तो क्या लगता है कि ग्राफ कम नहीं हुआ बस्ती साहब? उसकी क्या वजह रही? ग्राफ बढ़ा है उस वारदात के बाद भी, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे समाज को जागरूक किया जाए ताकि ये जो बुरी प्रथा, या कहूँ एक प्रथा ही है, एक मानसिकता है जो बदल जाती है और इस तरीके का आपको कुकृत्य करने पर आमादा कर देती है, कैसे अंकुश लगाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि 16 दिसंबर 2012 के इंसिडेंट के बाद में एक समाज में एक नई चेतना आई थी, कानून में बदलाव हुए, पुलिस में भी जो है एक नई चेतना आई। तो इन सब का रिज़ल्ट ये हुआ है, जो पहले कई मामले जो पहले दबे रह जाते थे, अब वो सारे के सारे सामने आते हैं और पुलिस उन पर मुस्तैदी से कार्रवाई करती है। तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन के अंदर में नंबर में इजाफा हुआ है, जबकि सड़क पे जो है सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट हुई है। जो पहले लड़कियों का जो थ्रेट्स थे उससे कहीं कम थ्रेट आज की तारीख में है। मानसिकता का जहाँ तक सवाल है, देखिए मेल की जो एक मानसिकता है उसमें ख़ास तौर पे जो विकृत मानसिकता है उसके कई कारण हैं। और जैसे दिल्ली शहर का मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि दिल्ली शहर का जेंडर रेशो इज़ तकरीबन जो 1000 महिलाओं 1000 पुरुष के सामने तकरीबन 750 के आसपास महिलाएं हैं जी, जो बहुत कम। हाँ, वो जो कम है। और फिर अगर हम इसको देखें कि जो पर्टिकुलरली बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 35
दैट इज़ दी एज ग्रुप, क्योंकि जो क्रिमिनल्स, अगर हम क्राइम्स को एनालाइज करते हैं तो ये देखा जाता है कि हालांकि 50 साल का आदमी भी कई बार ये इस प्रकार का क्राइम करता है, 70 साल का भी 70 साल का भी करता है, जी। और 12 साल का लड़का भी इस प्रकार का क्राइम करता है। पर जो 70% क्राइम करने वालों की उम्र जो है 21 और 35 के बीच में होती है। इसी प्रकार से 21 और 35 15 से लेकर 35 साल के बीच में जो विक्टिम्स होती हैं उनकी उम्र है 70% की। जी जी। तो मैं खैर पुरुष की मानसिकता की बात कर रहा था। अब वो जो 21 से 35 साल की उम्र है कि अगर पुरुषों का नंबर अगर लें, वो अनफॉर्चुनेटली 750 से भी कम है। अच्छा। क्योंकि उस प्रकार की सेंसस नहीं होती है, क्योंकि ओवरऑल जेंडर रेशो की सेंसस होती है, पर ये अगर स्पेसिफिकली जो रफ एस्टिमेट्स हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वहाँ पे ये नंबर आके तकरीबन 600 साढ़े 600 के पास आया था। यानी कि 300-400 पुरुष शहर में हर 1000 यानी तकरीबन 40-60 का रेशियो है। मतलब जो 300-400 पुरुष ऐसे हैं शहर में जो घर में ना तो माँ देखते हैं, ना घर में बहन देखते हैं, ना घर में बेटी देखते हैं, ना घर में पत्नी देखते हैं। तो उनका महिला का संपर्क है उनका घर से बाहर है, चाहे नेबरहुड की कोई महिला है या कोई दफ्तर में काम करने वाली महिला है। तो ऐसे में जो विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है वो कई बार जो है महिला की जो एक, देखो महिला और पुरुष के अंदर में रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। एन एवरेज मेल की जो रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ है एक एवरेज फीमेल से ज़्यादा है, और विकृत मानसिकता वाला अपनी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ की एडवांटेज लेने का प्रयास करता है। उसे पता है कि अगर वो महिला पर कुछ अत्याचार करने का प्रयास करेगा, चाहे वो पड़ोस में रहने वाली लड़की है, चाहे वो सड़क पे कोई अन्य अनजान लड़की जा रही है, या उसके किराएदार की बेटी है, जो भी उसके संपर्क में आसपास है, या उसके दफ्तर में कोई काम करने वाली है, जब वो उसका कोई एडवांटेज लेने का प्रयास करता है तो उसको एक सबकॉन्शियसली ये एश्योरेंस होती है कि महिला मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी, वो मैं उसको जो है सबड्यू कर पाऊंगा। जी। आप दिल्ली, अच्छा, तो ये जो है एक समस्या है। विकृत मानसिकता के अलावा ये एक जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो इस प्रकार के व्यक्ति में माइंड में चलता है कि महिला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम इसका कुछ हल निकाल लें तो इवन विकृत मानसिकता वाला भी जो है वो महिला के ऊपर में अत्याचार करने का प्रयास नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिए, एक पुरुष दूसरे पुरुष से झगड़ने से पहले 10 बार सोचता है। बिल्कुल। कि उसे मालूम है कि दूसरा व्यक्ति मुझे पछाड़ सकता है या वापस हिट कर सकता है। जी जी जी। महिला को करते हुए उसे ये फिक्र नहीं होता। तो ये हमें मानसिकता के अलावा महिला में कुछ इस प्रकार से शक्ति पैदा करनी है। अवेयरनेस के अलावा उनको जो है कुछ इस तरह की फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग से, जी, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से उनके अंदर में एक सामर्थ्य पैदा करना है कि ताकि अगर कोई पुरुष उन पर अत्याचार करे तो वो उसको धूल चटा सके। इसीलिए एक हमारा प्रोग्राम है दिल्ली में, अब नहीं है डरना। आपने चलाया है कुछ दिल्ली निर्भीक में, तो हम बच्चियों को ये प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो उनको जो कि कोई अगर कोई किसी भी प्रकार का गुड टच और बैड टच क्या होता है, कोई किसी भी प्रकार से कोई उनको हरास करने का प्रयास करता है तो उनको उसके बारे में हम जानकारी देते हैं ताकि वो उसकी खबर पुलिस को दे सकें और उनके खिलाफ कार्रवाई की सके। अब नहीं है डरना हमें। हम जो है बच्चियों को स्कूलों में जाके और इसी तरह कॉलेजेस में जाके सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो इतनी मजबूत बन सके कि अगर कोई उन पर अत्याचार करने का प्रयास करे तो उसको वो धूल चटा सके। इनफैक्ट मैंने दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को भी लिखा है कि बच्चियों के, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 70% विक्टिम्स 15 से 35 के बीच में है जी, मैंने ये लिखा है कि तीसरी या चौथी क्लास से ही सेल्फ डिफेंस कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए ताकि बच्ची जब तक क्लास 10 में आए यानी कि 15-1 साल की हो, इतनी मजबूत हो जाए वो किसी के भी दांत खट्टे कर सके। जी जी जी, ये हमें करना पड़ेगा क्योंकि विकृत मानसिकता वाला जो एक सबकॉन्शियसली एश्योर्ड है आज की तारीख में, हाँ, कि महिला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसके दिल में एक डर पैदा हो जाए कि मेरे मुकाबले में लड़की भी आ सकती है। लड़की के दिल में ये पैदा करना है कॉन्फिडेंस कि मुझे अब नहीं डरना जी, कि मैं किसी को भी का मुकाबला कर सकती हूँ जी। तो ये इस पे जो है मैं कहूँगा कि
समाज को सोचना है, समाज को जोर देना है, सरकार को सोचना है, सरकार को जोर देना है। ये बड़ा अच्छा कदम है अगर दिल्ली पुलिस ऐसा कर रही है और स्कूलों में इस तरीके से प्राथमिक लेवल पे अगर ये चीज़ें शुरू होती तो वाकई जब वो उस एज में आएंगी तो बहुत कुछ करने लायक हो सकेंगी, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। बस ये सब 2 महीने तकरीबन आपके पास रह गए हैं, आपने बड़ा अच्छा टेन्योर गुजारा। आगे की मैं यूँ कहूँ कि दशा और दिशा या सफ़र किस और लेके जाएगा आपको, कुछ तय कर रखा है? या अगर मैं यूँ कहूँ कि बस्सी साहब अगर इस खाकी वर्दी में ना होते और मैं कहता कि आज आपको एक विश करनी हो कि चूज़ करूँ कि शायद मैं ये नहीं होता तो शायद ये होता, तो वो क्या होते, वो मैं भी जानना चाहता हूँ, दर्शक भी मैं जानना आपको चाहते बताता हूँ। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी चारपाई पे लेटा हुआ था अपने खेत के पास। तो उसके एक पड़ोसी आया, उसने उसे कहा, भाई आप यहाँ लेटे हो, आप इस पे जो है खेती इस तरह की कर लो, इस तरह की कर लो, आपको फ़ायदा होगा। कहता फिर क्या होगा? कहता खेती ज़्यादा होगी तो तेरी फसल ज़्यादा होगी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कहता फसल को शहर में ले जाके बेचना। वो कहता फिर क्या होगा? वो कहता कि उसके बाद तू फिर जो है तेरे को पैसा होगा तो फिर घर बनाना। उसने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा नौकर रख लेना। फिर क्या होगा? कार खरीदना। फिर क्या होगा? कहता फिर तो मज़े लेना। कहता मज़े तो मैं अभी भी ले रहा हूँ। तो अभी भी मज़े ले रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद में भी मज़े लेंगे, इसलिए कोई चिंता है ही नहीं। लेकिन मज़े की कोई जगह तय नहीं है कि वो मज़े देखिए आप जो है कोठी बना के कार लेके भी मज़े ले रहे हैं, और चारपाई में पेड़ के नीचे लू चल रही है, लेटा हुआ है, तब भी मज़े ले रहा है। तो इसलिए आज भी हम मज़े ले रहे हैं अपने काम में, कल रिटायरमेंट में मज़े ले। लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे थे कि आप मज़े लेने के लिए आपने रोहिणी में किसी सोसाइटी में फ्लैट ले लिया है, उस पर आप पर आरोप लगा रहे थे आप मज़े ले रहे हैं, और वो शायद इस बात के मज़े ले रहे हैं कि हाँ जी बस्सी साहब ने वहाँ फ्लैट ले लिया है, क्या कुछ ऐसा था? देखिए ऐसा है कि वो आरोप निराधार था, एकदम झूठा था, और मैंने उस समय उसका पूरा जो है खंडन क्या मतलब मैंने जवाब दिया था। मैं उसको दोबारा नहीं कहना चाहूँगा। मेरा जो है आरोप लगाने वालों को भी पता था, पर यह कि अब वो हिस्ट्री बन चुकी है। अगर वो सस्टेन करते तो फिर मैं बात करता, और कभी दोबारा कोई आरोप लगाया फिर उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्योंकि यहाँ तो भैया जैसी की जैसी दीनी चदरिया, वैसी की वैसी दरदीनी चदरिया, कबीर दास वाली बात है। तो इसलिए फिक्र उसको होगा जिसने जो है कहीं कहीं लाल रंग लगा लिया चदरिया में, कहीं पीला रंग लगा लिया, कहीं हरा रंग लगा लिया। यहाँ तो जैसे की जैसी दीनी चदरिया, वैसी की वैसी दरदीनी चदरिया जी। तो इसलिए कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मज़े लेने हैं, मज़े लेने हैं। तो बस्सी साहब ने मीडिया को भी बहुत मज़े लिए, पब्लिक को भी बहुत मज़े लेने दिए, और जिस तरीके से ये सोचा जा रहा था, बहुत भ्रम में थी दिल्ली की जनता के इतनी सारी पब्लिक कहाँ जाएंगी, इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। लेकिन जब साल का नया दिन शुरू हुआ और एक आगाज़ शुरू हुआ नए साल का, तो वो आगाज़ बड़ा शानदार था। आज पूरे दिल्ली शहर में कहीं किसी तरीके की अव्यवस्था देखने को नहीं मिली, और मैं यूँ कहूँ कि इसका क्रेडिट बस्सी साहब कह रहे हैं कि जनता को है, लेकिन वाकई जिस तरीके से पुलिसिंग डिपार्टमेंट ने काम किया वो वाकई काबिल तारीफ़ था। बस्सी साहब का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और हम चाहते हैं कि आगे 2 महीने बाद की जो ज़िंदगी है वो भी आपकी मज़े ले। थैंक यू मारूफ साहब। तो ये थे BS बस्सी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी तमाम बातें रखी और ऑड इवन मामले पर भी साफ कहा कि ये हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं था, आसान था, और मुश्किल जो भी होता है वो इस डिपार्टमेंट के लिए बड़ा ही आसान होता है और मज़ेदार होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।